अब फुल स्क्रीन आ रही होगी। चलिए, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हायर परचेज हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हायर परचेज समाप्त हो गया। ऐसे बेसिक जो हमने कर लिए वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बट पढ़ने को है बीकॉम में, तो एक बार उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा देख के आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। इसके बाद इंस्टॉलमेंट एक दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हायर परचेज के बेस पे ही इंस्टॉलमेंट है, कुछ एंट्री है वो अपना देखना रहेगा। और उसके बाद न्यू चैप्टर्स जब स्टार्ट करेंगे, वो जो नए वाले बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। हायर परचेज में जो सेकंड मेथड था वो आज हम लोग देखेंगे। देनदार विधि को देखेंगे। डेटर्स मेथड को हम लोग देखे थे, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और कैश मेथड को हमने कर लिया था, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे। और ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटर विधि। डेटर्स मेथड क्या कहता है वो सिर्फ हम लोग देख लेंगे। इस विधि के अंतर्गत किराया क्रय व्यापारिक खाता बनाया जाता है। क्या है? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, डेटर मेथड से हम लोग क्या करेंगे? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कौन से मेथड से बनता है वो ध्यान रखना है। डेटर मेथड जो है यानी देनदार विधि से बनता है। इसमें आगे देखेंगे किराया क्रय व्यापारिक खाते को तैयार करने का जो उद्देश्य है, किराया भावों के लाभ को अलग करना। क्या कि हायर परचेज में जो प्रॉफिट होंगे उसको क्या करना है? अलग करने की भाव से इसको बनाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग किराया क्रय व्यापारिक खाता तैयार किस तरह से होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। आसान भाषा में है। किराया क्रय बिक्री खाता में दे हुई यानी जो ड्यू होगा, यानी जो देने वाले अमाउंट होगी, किस्तें होंगी, किस्तें और सभी तत्काल भुगतान को क्रेडिट करेंगे। क्या? किराया क्रय
बिक्री खाते में ऑल इंस्टॉलमेंट या तत्काल जो भुगतान होंगे, डाउन पेमेंट होंगे, उसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, यानी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देख लेंगे किराया क्रय विक्रय खाता। क्या है? किराया क्रय विक्रय खाते कि कोई बकाया है, बकाया को किराया क्रय व्यापारिक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कोई भी ड्यू एरियर्स हैं, बकाया है, तो उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे सभी सौदों की लागत को, यानी जितनी भी आइटम्स होंगे या गुड्स होंगे उसकी लागत को किराया क्रय व्यापारिक खातों में हस्तांतरण हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोई भी विशेष व्यय को किराया क्रय व्यापारिक खाते में प्रभारित करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी यदि एक्स्ट्रा यानी स्पेशल एक्सपेंस हो गए हैं उसे भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट है दे न हुई किस्तों को। क्या? कि जो ड्यू नहीं हुआ, यानी दे ना हुई किस्तों, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू नहीं हुआ, तो किस्तों को क्या करेंगे? ग्राहक के पास पड़ा हुआ रहती है, यानी स्टॉक माना जाता है, यानी जो ड्यू नहीं होगा इंस्टॉलमेंट उसे स्टॉक माना जाएगा, तथा किराया क्रय व्यापारिक खाते में हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक तो जानते हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डालते हैं, वहीं यहाँ पे सारा चीज आपको बता दिया गया है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि उचित स्टॉक संचय प्रभारित करना चाहिए, यानी कोई भी स्टॉक के लिए प्रभार आपको रिजर्व करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यानी हायर परचेज डेटर अकाउंट में क्या हम लोग बनाते हैं? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसमें जितनी भी किस्तें या डाउन पेमेंट होंगे उसे हम लोग विक्रय खाता में क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा? अपना डेबिट हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है कि कुल नगद मूल्य का निर्धारण, यानी एसर्टेनमेंट ऑफ द टोटल कैश प्राइस। अब कैश प्राइस पे आपको पता है कि जितनी भी हमने डिप्रिसिएशन लगाया था वो कैश प्राइस पे लगाया था, वो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि कुल नगद मूल्य का निर्धारण, ऐसे तो कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट को कुल नगद मूल्य निर्धारण हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं। किराया क्रेता की पुस्तकों में लेखांकन के आधार पर कुल नगद है, क्या है वो देखेंगे। कुल नगद मूल्य कभी कभी नहीं दिया हो, यानी क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि कुल नगद मूल्य नहीं दिया हो तो किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हमें देखना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तब कुल नगद मूल्य निर्धारण के उद्देश्य कि हमें जरूरत होती है। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट निकालेंगे तो और डिप्रिसिएशंस भी हमें निकालना था, तो कुल नगद मूल्य पे ही निकालते थे। तो यदि नहीं क्वेश्चंस में दिया है तो इसे तो फाइंड आउट करना रहता है। तो फाइंड आउट करने की दो विधियां दी गई है। फर्स्ट आपको है कि कुल नगद मूल्य की गणना करना जब वार्षिक सारणी यानी जो टेबल है ईयरली वो न दिया हो। सेकंड है कि वार्षिक सारणी दिया हो तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। यानी दो कंडीशन बनते हैं कि कुल नगद मूल्य कैलकुलेट करने के लिए, एक तो आपके पास वार्षिक सारणी दिया हुआ हो और सेकंड है कि वार्षिक सारणी दिया हुआ नहीं हो। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुल नगद मूल्य ज्ञात करना जबकि वार्षिक सारणी ना दिया हो। क्या है कि एन्युटी टेबल इज नॉट गिवन, जो भी वार्षिक सारणी सारणी है वो नहीं दिया हुआ तो किस तरह से करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम अंतिम किस्तों में शामिल ब्याज की गणना उपयुक्त सूत्रों से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब सारणी टेबल्स नहीं दिया रहेगा तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट, आपको तो पता ही होगा कितना कितना इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में शामिल ब्याज की हम लोग गणना करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया कि एक किराया क्रय सौदे के तत्काल भुगतान से, क्या कि हायर परचेज पे डाउन पेमेंट भुगतान से अलग चार अन्य किस्तें दे है। क्या? एक तो इंस्टॉलमेंट प्लस चार
सॉरी 4 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया, तो ब्याज की गणना पहले चौथे किस्त से करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। डाउन देखिए यहाँ पे जो ये बोला गया है कि डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा क्वेश्चंस में। और जो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं, सेकंड देते हैं, फिर थर्ड देते हैं, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक है। बट इसमें जो हम लोग कैश मूल को निकालेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया कि ब्याज की गणना पहले फोर्थ किस्त पर, फिर तीसरा किस्त पे निकालेंगे, फिर दूसरा पे, फिर आखिरी किस्त पे निकालते हैं। और तत्काल भुगतान पे ब्याज कितना होगा, शून्य होगा, ये ध्यान में रखना है। यानी जो डाउन पेमेंट कर देंगे तो उस अमाउंट पे तो ब्याज लगेगा नहीं। तो यही बताया गया कि तत्काल भुगतान पे ब्याज शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, तो ध्यान रखना कि तत्काल भुगतान पे यानी डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना होता है, शून्य होता है। इस संबंध में ये ध्यान देना चाहिए कि ब्याज की राशि फोर्थ किस्त की अपेक्षा थर्ड किस्त की अपेक्षा सेकंड किस्त में, और सेकंड किस्त की अपेक्षा वन किस्त में बढ़ती चली जाएगी। जो ब्याज है वो ध्यान में रखना है आपको कि फोर्थ किस्त में कम इंस्टॉलमेंट लगेगा क्योंकि अमाउंट वहां पे कम बचेंगे, थर्ड में फोर्थ से ज्यादा लगेंगे, और सेकंड में थर्ड से ज्यादा लगेंगे। यानी जो इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करिए तो फोर्थ में कम इंटरेस्ट लगेंगे, थर्ड में फोर्थ से ज्यादा इंटरेस्ट लगेंगे, लेकिन थर्ड से ज्यादा किस में इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड वाले में, और सेकंड से ज्यादा लगेगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय अवधि भी ज्यादा हो जाएगा और अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी, तो जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा आपको। चलिए, तो ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। ब्याज की गणना नगद मूल्य के अदत्त शेष पे की जाती है। जो इंटरेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चलिए सौरभ कुमार जी आपका एग्जाम हो गया। ब्याज की गणना नगद मूल्य की अदत्त शेष पे की जाती है, क्या है, आउटस्टैंडिंग पे हम लोग क्या करेंगे, ब्याज की गणना को करेंगे। इस मामले में हम किराया क्रय मूल्य पर कुल देय राशि की सहायता से ब्याज की गणना करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि जो फर्स्ट तो इंटरेस्ट निकालते ही आउटस्टैंडिंग पे, जितना बकाया रहेगा उस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। इस मामले में हम किराया क्रय मूल्य पे कुल देय राशि की सहायता से ब्याज ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, कुल किराया क्रय मूल्य पे कुल दे यानी जो ड्यू होंगे, देने वाले होंगे, राशि की सहायता से क्या करेंगे, ब्याज की हम लोग गणना करते हैं। जबकि नगद मूल्य ज्ञात नहीं है, हमें क्या है, नगद मूल्य ज्ञात नहीं है। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा। वेट कर लेंगे। चलिए, मिनिमाइज हो गया था। एक सेकेंड, ये तो अटक गया। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, आज क्या हो रहा है। चलिए,
यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अब। यहाँ पे जो कैलकुलेशन, जो ब्याज को हम लोग निकालेंगे, बकाया राशि पे जो ब्याज निकालेंगे वो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। फार्मूला क्वेश्चंस में एंड ऑब्जेक्टिव में वो आपको आते हैं, ये ध्यान में रखना। ये वाली पार्ट आपको याद रखना है कि देय राशि और ब्याज के बीच अनुपात की गणना किस तरह से करते हैं। तो ब्याज की दर बटा 100 प्लस ब्याज का दर, यानी 10% इंटरेस्ट है, और किसी भी, जैसे हम लोग क्या करते थे, मिश्रधन पे निकालते थे तो ब्याज बटे क्या करते थे, 100 प्लस इंटरेस्ट। वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्याज प्लस 100 प्लस ब्याज दर। 10% आपको इंटरेस्ट था और मिश्रधन दिया हुआ था, दिया रहता था। तो डायरेक्ट हम लोग यानी पीछे से आगे की ओर आते थे, तो 100% बटा 10, 100 प्लस जो रेट रहता था वो ऐड करते। तो वही यहाँ पे भी है कि ब्याज की दर बटा 100 प्लस 100, सॉरी, ब्याज की दर 100 प्लस ब्याज की दर। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये वाली पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ऐसे ब्याज ब्याज राशि का अनुपात निकालना रहेगा, यानी ब्याज की जो अनुपात निकालना रहता है तो ब्याज की दर बटा 100 प्लस ब्याज दर करते हैं। तबीयत तो ठीक नहीं लग रहा, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं थोड़ा देर और यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह से ब्याज को हम लोग पीछे से आगे की ओर आएंगे। जैसे मूलधन दिया हुआ रहता था तो ब्याज पे हम लोग किस तरह से आगे की ओर आते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा चरण आ गया, पहला चरण कहाँ गया जी, लीजिए। पहला चरण ही बात, पहला चरण यही फार्मूला ही था कि फर्स्ट में क्या करना हम लोग को, ब्याज के अनुपात निकालना था। तो ब्याज की दर बटा 100 प्लस ब्याज की दर करते, और सेकंड चरण यहाँ पे है, वो सूत्र का प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं, जैसे जो रेट दिया हुआ था रेट को हम लोग निकाल लिए, रेट प्लस 100 प्लस रेट दर। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, निकालने के लिए अंतिम किस्तों को शामिल ब्याज के हम लोग गणना करते हैं। क्या करते हैं, अंतिम किस्त पे जो गणना दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको किस्त दिया हुआ है कि फोर्थ किस्त में आपको 11,000 रुपया पे करना है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे कि आपको फोर्थ किस्त दिया हुआ है कि 11,000 रुपया पे करना है, बट आपको तो जानकारी है कि 11,000 में क्या क्या इंक्लूड है। एक तो कॉस्ट इंक्लूड रहेगा इंस्टॉलमेंट में, और प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और इससे हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता ही है कि इसमें 11,000 में क्या क्या इंक्लूड है, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। तो 110 और इंटू 100 कर देते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट निकल जाता है। ये मूलधन वाले फॉर्मूले आप लोग किए होंगे मैथ में, तो वहां से भी निकालते हैं, बट यहाँ पे आपको आसानी के लिए बताया गया कि इस तरह से करना है। तो कॉस्ट निकालना, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल ही लेते हैं। जैसे 11,000 बटा 110 गुना 10, 10 से 10, ऐसे भी 10 से 10 से 10, 11 से 11, यानी 1,000 आ गया यहाँ पे। अब बट अपना जो फॉर्मूला है, यानी 1,000 ब्याज है तो कॉस्ट कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है ना। कॉस्ट कितना होगा, 10,000 होगा। और फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं तो आपको कितना, 10 बटा 110, 10 से 10, और यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 11 से 1,000। यहाँ पे भी आ गया ना ब्याज 1,000। ये फॉर्मूले से कर लिए, या तो फिर अपना मैथ वाला जो ट्रिक था कि कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है तो नीचे जो हम लोग बेस में लिखेंगे वो कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, और इंटू 10 करेंगे तो ब्याज, और इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों मेथड है ही, बट यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है तो इसी से हम लोग फॉलो करेंगे। और कैलकुलेशन करने में किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो वो बताइएगा। सिंपल है कि जो हम लोग को इंस्टॉलमेंट है उसमें इंक्लूड क्या क्या है, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड क्या क्या है, कॉस्ट इंक्लूड है,
और अपना इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 11,000 रुपया में इसका बेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब निकालना, जो निकालना रहेगा वहां पे गुना, ब्याज निकालना है तो 10 से गुना, यदि कॉस्ट निकालना रहता है तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, कॉस्ट यहाँ से आपको निकल जाएगा 110 बटा 1,000 आ जाएंगे। अच्छा, 1,000 आएंगे, 110 10 से 10 और यहाँ से गुना करेंगे तो 4 0, 10,000 रुपया कॉस्ट निकल गया। बट हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना था। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैथ के फॉर्मूले से आएंगे। तो 11,000 रुपया दिया हुआ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो इसमें इंक्लूड क्या क्या हमें पता है कि कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है, तो इस पे बेस हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 10% दिया रहेगा, 12% दिया रहेगा, तो यहाँ पे वही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। बट इससे निकालेंगे तो 1,000 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें पता हो गया कि 1,000 रुपया आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपया। बट इससे फिर पीछे वाले तीसरे चरण में आएंगे, यहाँ पे वो दिया हुआ कि किस्तों के समय कुल देय राशि गुना ब्याज की देय राशि का अनुपात, जो हम लोगों ने गणना की थी 10 इन 10/100 प्लस 10 किए थे ना, वो यहाँ पे यूज करना है, इंस्टॉलमेंट में गुना कर लेना है। और इस पे के बाद आगे क्या करना था हम लोग को जो आखिरी किस्त के समय अदत्त नगद मूल की राशि पाने के लिए इस किस्त से ब्याज यानी दूसरे चरण में गणना घटाते हुए चलेंगे। जो भी यानी कॉस्ट आ गया अपना ब्याज निकालने के बाद, फिर उसके बाद आगे करेंगे तीसरे वर्ष की समाप्ति पे दे, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट है और प्लस कॉस्ट को जोड़ देंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट प्लस कॉस्ट को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर यही प्रोसेस करेंगे हम लोग। आपको इंटरेस्ट फिर उस पर निकलेगा। देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना था। तो इंटरेस्ट निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना कॉस्ट है और कितना इंस्टॉलमेंट ब्याज है। ठीक है, तो अब फोर्थ वाला जो इंस्टॉलमेंट था उसका कहानी खत्म, यानी लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कहेंगे, पीछे से फोर्थ फाइव कुछ भी हो सकता है, उससे फिर पहले आएंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में। तो हमें पता है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में मान लेते हैं कि 8,000 रुपया आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 8,000 रुपया और प्लस फोर्थ इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट को ऐड करेंगे, यानी 18,000 रुपया। फिर इस पे हम लोग ब्याज निकालेंगे। और इसमें भी आपको पता है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला। तो उसी तरह से फिर इस पे निकलेगा, उसी तरह से मैंने नीचे की ओर हम लोग आते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि पांचवें चरण में क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। वो पहले थोड़ा सा देख लें। पांचवें चरण में फोर्थ किस्त में शामिल नगद मूल प्लस तीसरे किस्त की राशि, यानी चौथा में जो हम लोगों ने नगद मूल निकाला, कॉस्ट निकाला, उस पे प्लस किस्त की राशि को ब्याज की गणना हम लोग करते हैं। छठे चरण को देखेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में देय किस्त की राशि पांचवें नगद को जोड़ते हैं, यानी जो कॉस्ट मूल आएगा इंटरेस्ट घटाने के बाद तीसरा में, फिर दूसरा वाला जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको ऐड करते हैं। इसी तरह से आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले हुए आ जाते हैं। तो लास्ट जहां तक फर्स्ट मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा तो वहां पे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो दिया हुआ है वो उसी तरह से कि आगे की ओर बढ़ते चला जाना है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 10वीं चरण पे आ गए। जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी इंस्टॉलमेंट है, उतना ज्यादा प्रोसेस में क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड होते चली जाएगी। तत्काल भुगतान की राशि यदि कोई है तो 9वें चरण की गणना किए गए नगद मूल्य को जोड़ दिया जाए। कोई भी तत्काल राशि है उसको 9वें चरण में हम लोग जोड़ देते। यहाँ पे दिया हुआ था वही बात था, आउटस्टैंडिंग नगद को पाने के लिए प्रथम वर्ष के अंत में कुल देय राशि को ब्याज को घटाया जाएगा और राशि जो प्राप्त होती है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये चरण का उतना जरूरत है नहीं और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ, ए एंड कंपनी ने किराया क्रय पद्धति पर एक ट्रक खरीदा। क्या किने एक ट्रक खरीदे हैं। शर्त के मुताबिक उसने 70,000 रुपया तत्काल, यानी डाउन पेमेंट कितना किया, 70,000 रुपया। 53,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वर्ष के अंत पे
और 49,000 रुपया द्वितीय वर्ष के अंत पे प्राप्त होगा और तीसरे वर्ष में आपको 55,000 रुपये की भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज दिया हुआ 10% प्रभावित किया जाएगा। आपको ट्रक की कुल नगद मूल तथा प्रत्येक किस्त के साथ भुगतान किए गए ब्याज की गणना करना है, यानी जो कॉस्ट निकाल रहे थे हम लोग वो, और अपना इंटरेस्ट निकालना है। अब इसे हम लोग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि इंटरेस्ट निकालेंगे तो पीछे से निकालेंगे, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट से निकालेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को देखें हम लोग, नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, कुछ इस तरह से है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग को निकालना क्या है? थर्ड इंस्टॉलमेंट से निकालना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना तो हम लोग को पीछे से है ना, आगे से तो निकलेगा नहीं टेस्ट। अब देखेंगे अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है वो देख लेते। तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट हम लोग देखेंगे कितना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना था? 55,000 रुपया। कितना है? 55,000 रुपया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालना चाहते हैं, यानी क्या कहते हैं, अनुपात निकालना चाहते हैं, तो अपना लिख लेंगे इंटरेस्ट प्लस 100/10 इजिकल टू, इसे निकाल लेंगे 10/110, 10 से 10 यानी 1/11। ठीक है, ये अनुपात हम लोग निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? जो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था अपना 55,000 का है, 55,000 गुना 1/11, यहाँ से निकाल लेंगे तो 11×5 = 55 यानी 5,000 रुपये। कितना गया इंटरेस्ट में? जो आ गया वो आपका 5,000 आ गया। तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट आपको निकल जाएगा, कैश प्राइस कहेंगे, कैश प्राइस या कॉस्ट कहेंगे, कैश प्राइस कितना हो जाएगा? यानी टोटल अमाउंट कितना था? 55,000 हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। तो इसमें इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। इसमें इंक्लूड क्या है? कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हटा देंगे तो कॉस्ट बच जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना? 5,000 यानी 55,000 माइनस 5,000 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग अब आते हैं। अब अमाउंट ड्यू कितना रहेगा वो यहाँ पे बताना है कि अमाउंट ड्यू कितना रहेगा। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना है? 49 का है। 49 का ये तो इंस्टॉलमेंट है, प्लस इसमें जो अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? 49,000। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का है, इसके इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो बाद वाला भी इंस्टॉलमेंट था थर्ड वाला कॉस्ट, इस पे इसका भी लगेगा। जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी हमने दे रहा है तो ये तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक का ब्याज इस पे निकालेंगे ना। अगर यहाँ पे हम लोग 49,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या पाएंगे कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक का, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट का ये इंक्लूड रहेगा, तो उसका ब्याज इस पे निकालते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो अभी हमने दे रखा है, सॉरी यहाँ तो सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद वाला भी जो अमाउंट बाकी रहेगा उस पर भी तो ब्याज लेती है कंपनी ना। आज जो हम अमाउंट देंगे इससे बाद वाली जो अमाउंट बाकी रहेगा उस पर भी लगेगा ब्याज। तो इसमें तो पहले से 49,000 में कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है, बट जो ये वाली कॉस्ट है इस पे भी ब्याज लेगी कंपनी। तो कितना हो जाएगा ये? 50,000, यानी 49,000 प्लस 50,000, तो अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? 99,000। दोनों को जोड़ देंगे तो देख लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99,000 आ जाएगा। मैंने आज से लेके बाद वाली जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगती है। तो आज का अमाउंट था 49, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट वाली जो कॉस्ट है कॉस्ट पे लगेंगे। ब्याज जो हम लोग लेंगे कॉस्ट पे लेंगे ना, इंटरेस्ट पे तो लेंगे नहीं। तो अब इतना यहाँ पे आ गया 99। कितना आ गया? 99 का 1/11, 1/11 होगा, 1/11 जो ये पे निकाले हम लोग थे।
या तो यहाँ पे भी कर सकते थे, गणित वाले जो मेथड रहते हैं उससे भी। तो ये 99,000 है, तो आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करेंगे 9,000 कितना आ गया, ब्याज अपना कितना गया 9,000। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा 99,000 माइनस 9,000, 90,000। ठीक है, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको बताया गया है, तत्काल भुगतान को तो हमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पे 90,000 रुपया प्लस शर्त के मुताबिक 70,000 रुपया तत्काल भुगतान है, तो इसको तो हम लोग ब्याज लेंगे नहीं क्योंकि डाउन पेमेंट कर दिया है। तो और जो फर्स्ट वाले कॉस्ट कितना है, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक का कॉस्ट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट 53,000, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इतना हमें ड्यू रहेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें कितना ड्यू रहता है, आज का इंस्टॉलमेंट के साथ साथ सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने निकाला है, तो इसमें थर्ड वाला भी है और सेकंड वाला भी है कॉस्ट। ठीक है, थर्ड वाला कॉस्ट और सेकंड वाला। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो कॉस्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकंड वाले और थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट, यानी पीछे वाली जितने भी टोटल अमाउंट, देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग ओवरऑल कॉस्ट पे लगाएंगे ना, इंटरेस्ट जितना भी कॉस्ट आएगा उस पे लगाएंगे, तो यही इसमें है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 4 13, यानी 1,09,514, 1,43,000 आएगा ना। चलिए, तो इसके को हम लोग रफ करते हैं, 1,43,000 आएगी। कितना आएगी, 1,43,000 अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना ड्यू है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग को इंक्लूड क्या है, इंटरेस्ट भी है इंक्लूड, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 11 एक मतलब लगाएंगे, तो 11 दिया का 33, यानी 13,000 रुपया गया। कितना इंटरेस्ट अपना निकल के आया, 13,000 रुपया इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इसमें से, यानी अमाउंट जो ड्यू था तो कितना आ जाएगा, 30,000 ना आ जाएगा, 1,30,000। यही आपका कॉस्ट हो गया, कि कॉस्ट कितना हो गया, 1,30,000 रुपया, और अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 13,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 13 9 22 5 27,000, और कॉस्ट जो है वो आपका ये हो गया। चलिए, तो कॉस्ट हम लोग, अच्छा इमेज से नहीं दिखाई दे रही होगी, तो ओवरऑल चीजें समझ गए कि यानी पीछे से हम लोग इंटरेस्ट निकालना रहता है, तो बैक साइड से आएंगे कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से उस पे हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट अलग कर दिए, फिर जो कॉस्ट आ गया, यानी जो हम लोग देखते थे मैथ में, अगर मैथ की भाषा में चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वन तो वन जोड़ते थे, और इसको इसको जोड़ के ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे, इसको यहाँ से जोड़ के ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वही था कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जोड़ के हम लोग यहाँ से ऐसे जो अमाउंट ड्यू था फिर जोड़ के यहाँ पे लिखे, वहां ऐसे। ठीक है, ओवरऑल जो है वो फुल्ली कॉस्ट पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं यहीं पे, और इसमें कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा, और इससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ दिया जाएगा, तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लास्ट वाली जो पार्ट इंस्टॉलमेंट होता है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे में भी मान लेंगे कि ये मिसदन है, लास्ट वाला अमाउंट इस पे ब्याज घुसा हुआ है, तो हम लोग ब्याज को निकाल लेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा, और ये वाली पार्ट को हम लोग जो इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट है और उससे थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, सब तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट होंगे ना। चलिए, क्लियर है ही, तो आज हम लोग रहने देते हैं, और कल फिर से हम लोग करेंगे। आज तो समाप्त नहीं हो पाया, थोड़ा सा पार्ट और रह गए हैं, एक बार रीड करना है। रिपोजिशन मैंने कोई भी संपत्ति उनका रहेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, बाईबैक कर लेते हैं, उसी को रिपोजिशन कहते हैं। बस इसका थोड़ा सा एंट्री हमें देख लेना था, और कुछ नहीं है।
तो कल की क्लास में हायर परचेज आपको समाप्त हो जाएगी और परसों आपको इंस्टॉलमेंट भी समाप्त हो जाएगी। हायर परचेज के बेस पे ही इंस्टॉलमेंट है, बस जस्ट आपको दोनों का डिफरेंस भी हमने स्टार्टिंग में बता रखी है और कुछ एंट्री है वो देख लेंगे तो बुक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग रॉयल्टी स्टार्ट करेंगे, तो जो नए वाले बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेंगे। अभी बीकॉम वाली पार्ट उन लोग का भी खत्म हो जाएगा और आपका भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय और फिर कल मिलते हैं।